हेलो फ्रेंड्स। रिजर्वेशन या आरक्षण ये एक ऐसा मुद्दा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इलेक्शन के समय ये मुद्दा गरमाया जाता है ताकि पॉलिटिशियन अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। स्कूल कॉलेज में ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। कोई कहते हैं आरक्षण होना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, लाइक जनरल कैटेगरी के लोग, उन लोगों को लगता है रिजर्वेशन से उनका हक छीना जा रहा है, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 1950 में एसटी और एससी रिजर्वेशन को कमिट किया गया और 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसे लीगलाइज कर दिया गया। रिजर्वेशन को लेजिस्लेचर के लिए लीगलाइज किया गया था 10 साल के लिए। मतलब पहला रिजर्वेशन 1960 तक वैलिड था, बट हर 10 साल में 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। लास्ट 2010 में इसे अमेंडमेंट किया गया और 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, जिसका वैलिडिटी 2020 तक है। पर एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की कोई टाइमलाइन नहीं है। एसटी और एससी मिला के टोटल 22.5%, जिसमें एसटी के लिए 7.5% और एससी के लिए 15% रिजर्वेशन रखा गया है। 1979 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, जिनका पॉपुलेशन थे लगभग 52% 1931 सेंसस के हिसाब से, कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रेकमेंड करते हैं। वर्ष 1990 वीपी सिंह की लीडरशिप में यूनियन गवर्नमेंट इसे लागू करते हैं। मतलब आरक्षण लगभग 50% हो चुका था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं मोर देन 50% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वल एक्सेस की राइट है उसको वायलेशन करते हैं और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 10% कोटा बनाया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसके साथ साथ लगभग रिजर्वेशन पहुंच गया 60% तक। उसके अलावा स्टेट लेवल की रिजर्वेशन अलग, लाइक जाट के लिए रिजर्वेशन है, मराठा के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करते हैं, वहाँ 60% रिजर्वेशन देके क्या इक्वलिटी को चुनौती नहीं दे रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तक मैं जमीनी स्तर पर नहीं समझा था। ये एक समझने वाली इशू है जिसके लिए आप भारत के पूरे सोशल हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। क्या रिजर्वेशन एक डिस्क्रिमिनेशन है? क्या रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? क्या आने वाले समय में सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसे खत्म करने जा रहे हैं? चलिए आज सब कुछ समझते हैं इस वीडियो के जरिए। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हुआ था। इंडिपेंडेंस से पहले भी निम्न वर्ग लाइक एसटी, एससी, नॉन ब्राह्मण के लिए रिजर्वेशन के सिस्टम रखा गया था। 1902 में कोल्हापुर रियासत के महाराज शाहू ने एजुकेशन के लिए नॉन ब्राह्मण और बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन शुरू किया था। नॉन ब्राह्मण लोगों ने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर ब्राह्मण थे, इसलिए उन लोगों ने पुरजोर विरोध करने लगे। विरोध की वजह से 1918 में मैसूर के राजा एन.के. वडियार द्वारा एक कमेटी गठन किया गया जो नॉन ब्राह्मण लोगों को सरकारी जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का काम करता था। 16 सितंबर 1921 जस्टिस पार्टी, जिसको ऑफिशियली साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन भी कहा जाता है, एक ऑर्डर पारित करके लेजिस्लेटर में भी रिजर्वेशन को अलाउ करते हैं। 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड ने डिप्रेस्ड क्लास मतलब एसटी, एससी और माइनॉरिटीज के लिए अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, जिसको कम्युनल अवार्ड नाम से जाना जाता है। इसमें बी.आर. अम्बेडकर के भी भूमिका प्रमुख थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कंस्टिट्यूएंसी या एरिया में केवल डिप्रेस्ड क्लास और माइनॉरिटीज दलित ही वोट कर पाएंगे। जॉइंट रिजर्व इलेक्टोरेट में सभी वोट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे वो दलित होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़े? रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़े, इसको जानने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा जो 100,000 साल पुरानी है। सनातन या हिंदू धर्म में कास्टिज्म व्यवस्था है जिसको वर्ण कहा जाता है। ऋग्वेद के हिसाब से ब्राह्मण के पहला इंसान ने समाज को बनाने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय किया। उनके सर से बने ब्राह्मण, बाजू से बने क्षत्रिय, थाई या जांग से बने वैश्य और पैर से बने शूद्र। ब्राह्मण पूजा पाठ के साथ साथ धर्म के ज्ञान देते थे, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालते थे। क्षत्रिय राजपाट संभालते थे, वैश्य व्यापार वाणिज्य करते थे, शूद्र इन तीनों के लिए काम करते थे, मतलब वर्कर थे। काम के हिसाब से लोगों को वर्ण में डिवाइड किया गया, मतलब ऊपर तीनों वर्ण के पास एजुकेशन से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे, शूद्र के पास कुछ नहीं थे। शुरू में इसमें कोई दिक्कत नहीं था, बट धीरे धीरे ये ऊपर तीन के वर्ण अपने हिसाब से कंडीशन लगाना स्टार्ट कर गया था, जिसको भुगतना पड़ रहा था शूद्र को, मतलब एसटी, एससी को। खाना खाने के लिए शूद्र के लिए अलग जगह, शूद्र को उस कुआं से पानी पीना माना था जहाँ से बाकी तीनों वर्ण पानी पीते थे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुका था। हालत ये
था कि शूद्र को गले में कुल्हड़ लटका के जाना पड़ता था ताकि जमीन पर ठोक न पाए, कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि अपने पैर के निशान को हटा सके और अपर क्लास के लोग उस पर चल सके। शूद्र की हालत जानवर से भी बुरा हो चुका था। जानवर को छू सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, लेकिन शूद्र को नहीं। शूद्र को छूना माना था, जिसको छुआछूत कहा जाता था। शूद्र को एजुकेशन से दूर रखा गया ताकि सवाल ना पूछ सके। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था क्योंकि वो शूद्र थे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर खुद ही शिक्षा लेने लगे। द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य अर्जुन से बड़े धनुधारी थे, इसलिए गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनकी उंगली मांगा ताकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बना सके। अपर क्लास के लोगों के पास रिसोर्सेस थे, उसके हिसाब से अपने बच्चों को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, तो बच्चे भी आगे बढ़ पाते थे। लेकिन लोअर क्लास के पास ना रिसोर्सेस थे ना एजुकेशन, तो धीरे धीरे लोअर कास्ट सोशली फाइनेंशियली बैकवर्ड होते चले गए। B.R. अम्बेडकर के जमाने में भी ये दरार कम नहीं हुआ। खुद अम्बेडकर स्कूल में बैठने के लिए अपना बस्ता लाया करते थे। ब्रिटिशर्स आने के बाद जो वर्ण परंपरा थे वो और अधिक रिजिड होने लगे। पहले वैदिक वर्ण को बहुत ज्यादा रिजिड तरीके से फॉलो नहीं किया करता था। 1864 में ब्राह्मणवाद के जरिए वैदिक वर्ण को और अधिक वाइडली अप्लाई किया गया। इसके लिए जिम्मेवार थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए कोशिश की। 11 ब्राह्मण को हायर किया गया और ये सभी पंडितों ने समय और पद के फायदा उठाते हुए वैदिक वर्ण को और भी अधिक रिजिड कर दिया, जिसको ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणवाद कहा जाता है। इसकी वजह से सोशल मोबिलिटी खत्म हो चुका है, मतलब अलग अलग वर्ण के बीच में मिलना जुलना खत्म हो गया। 1910 में इंडिया के विसियरी लॉर्ड हार्डिंग ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट सर्विस को फिल अप किया जाएगा ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एज ए रिजल्ट इसका फायदा मिला मद्रास के ब्राह्मण को, क्योंकि इस लैंग्वेज के एक्सेस उन लोगों के पास ही थे। इस रीजन में ब्राह्मण थे 3%, लेकिन उन लोगों ने ऑक्यूपाई किया 80% गवर्नमेंट सर्विसेज। मैसूर में तमिल ब्राह्मण ने गवर्नमेंट सर्विस में लगभग मोनोपोली बना लिया था। छोटे कास्ट के लोग गवर्नमेंट सर्विसेज से, एडमिनिस्ट्रेशन से वंचित होने लगे। ऊपर से ब्राह्मणवाद चलते हुए डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला गया। समाज में इक्वलिटी खत्म हो चुके थे। अब इक्वलिटी लाना है तो डिप्रेस क्लास की रिजर्वेशन जरूरी है। B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखे। उनका कहना है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में दलित फिर अपर क्लास के स्लैब बन जाएगा। बट गांधी ने B.R. अम्बेडकर को कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो मुमकिन नहीं है, बट डिप्रेस क्लास की सीट बढ़ाया जा सकता है कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से। पुनः पैक्ट के तहत डिप्रेस क्लास की सीट 78 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। अभी पार्लियामेंट में 543 सीट्स है, जहां 84 सीट्स SC के लिए और 47 सीट्स ST के लिए रिजर्व रखा गया है। समाज में कास्ट के बीच में जो खाई बन चुका है उसको मिनिमाइज करने के लिए, समाज में हर वर्ग के लोगों के बीच इक्वलिटी लाने के लिए, क्योंकि किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए डिप्रेस क्लास को अपलिफ्टमेंट की जरूरी था, इसीलिए रिजर्वेशन लाया गया था। स्टिल रिजर्वेशन रिक्वायर्ड। सबसे पहले अपनी बात शेयर करता हूँ। कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहा था, कुछ दोस्त थे जो ST SC से आते थे। उन लोगों को अपनी कास्ट के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलते थे। एडमिशन फीस ना के बराबर थे, एग्जाम फीस भी नाम मात्र ही थे। मन में क्वेश्चन पैदा हुआ था कि सरकार हमारे साथ क्यों गलत कर रही है। जॉब में भी उन लोगों को रिजर्वेशन मिलते थे और आसानी से गवर्नमेंट जॉब भी उन लोगों को मिल गए थे। ऊपर से फाइनेंशियली भी साउंड थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये कहते हैं कि हर सिटीजन इक्वल है, मतलब इक्वलिटी की बात करते हैं। बट रिजर्वेशन, एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो अलग अलग कास्ट के लिए रखा गया है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है। ये तब तक दिमाग में था जब तक सामाजिक व्यवस्थाओं को समझा नहीं था। तब भी जो सिस्टम 100 साल पहले स्टार्ट किया गया था, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से रिजर्वेशन आज भी है, और कितना रिजर्वेशन चाहिए? इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप अपने शहर में, गांव में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, म्यूनिसिपैलिटी में जो गटर साफ करते हैं, वहां आपको ब्राह्मण या अपर क्लास के लोग नहीं मिलेंगे। वहां वही लोग मिलेंगे जो लोअर कास्ट से आते हैं। अपार्टमेंट पे रहते हो तो जो साफ सफाई करते हैं घर की या सोसाइटी की, उनको पूछ के देखना वो किस कास्ट से आते हैं। आज भी गांव के लोग यही सोचते हैं कि जो SC ST कैटेगरी से जो डॉक्टर बनते हैं उन लोगों को इलाज करने आते ही नहीं, इसीलिए अपने बीमार का इलाज जनरल कैटेगरी के डॉक्टर से कराने में प्रेफर करते हैं। भले ही SC ST के पास रिजर्वेशन है, तब भी उस रिजर्वेशन तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम रिसोर्सेज होना चाहिए वो तक उन लोगों के पास नहीं है। द प्रिंट मीडिया के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन PM मिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा
जहां 1 जनवरी 2020 में रिजर्व कैटेगरी के अंडर में 78,923 गवर्नमेंट पोस्ट में से 42,000 पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नया ड्राफ्ट में सजेस्ट की कि जो रिजर्व कैटेगरी में सीट वैकेंट पड़ा है उसे अनरिजर्व डिक्लेयर किया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि 20 मार्च 2021 तक 16 आईआईटी में रिजर्व कैटेगरी के 82% पीएचडी स्टूडेंट्स की सीट खाली पड़ा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जिसको खाप पंचायत कहते हैं वो भी एसटी एससी कास्ट के ऊपर डोमिनेंसी दिखाते हैं। अभी भी देश में कई गांव में ऐसा है जहां इंटरकास्ट मैरिज को मानते ही नहीं। इंटरकास्ट मैरिज होते तो गांव से फैमिली को निकाल दिया जाता है या तो उस फैमिली से गांव के बाकी लोग नाता तोड़ देते हैं। कभी कभी फाइन भी देना पड़ता है समाज में रहने के लिए। 3 मई 2024 इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज पब्लिश होता है जहां ये कहा जाता है कि गुजरात के बनसकांठ डिस्ट्रिक्ट के 12 गाँव के ठाकुर फैमिली ने मतलब क्षत्रिय फैमिली ने ये रेजोल्यूशन लिया है कि इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर बैन लगाया जाए और लड़कियों को मोबाइल से दूर रखा जाए। किसी ठाकुर लड़की ने नॉन ठाकुर से लव मैरिज कर लिया तो लड़की की फैमिली को 1.5 लाख रुपए हर्जाना देना होगा और कोई ठाकुर लड़का इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो उसे 2 लाख रुपए हर्जाना देना होगा। मतलब सोच में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया अभी तक। रिजर्वेशन से ऐसा नहीं कि इक्वलिटी को आगे बढ़ाने में काम नहीं कर रहा है, बट जिस रफ्तार से होना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। इसके लिए जिम्मेवार है मानसिकता। रिजर्वेशन के साथ साथ मानसिकता भी चेंज हुआ होता तो आज रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। चेंज तो मानसिकता में भी हो रहा है लेकिन बहुत स्लो है। लोगों को सबसे ज्यादा बिलीव ये है कि इनकम बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। आर्टिकल 14, 15, 16 में इक्वलिटी में इनकम वोट नहीं जोड़ा गया। यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है। मतलब हर कास्ट के लोगों के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि सामाजिक इक्वलिटी बने, लोअर कास्ट को अपॉर्चुनिटी मिले ताकि शोषण के शिकार ना हो पाए। इनकम इनइक्वलिटी के लिए सरकार वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं और बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। एग्जाम्पल के हिसाब से उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को टॉयलेट की सुविधा, मनरेगा, आयुष्मान भारत, मेनी मोर। बीपीएल लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अमीरों से टैक्स लिया जाता है। जीएसटी के जरिए जितने भी रेवेन्यू जनरेट होता है वहां से भी कुछ परसेंटेज सोशल वेलफेयर के स्कीम के लिए रखा जाता है। ये ज्यादातर इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन के लिए किया जाता है। 2019 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जनरल कैटेगरी की 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन के लिए लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। अब इकोनॉमिकली वेकर कौन है? कोई फैमिली पहले गरीब थे, फिर अमीर हुए, बाद में फिर गरीब हुए, उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा? सरकार कहते हैं 8 लाख से कम इनकम वाले लोगों को EWS कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जो टैक्स पे करते हैं, जो मेट्रो सिटी में प्राइवेट जॉब करते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसको ट्रैक किया जा सकता है। इंडिया में कितने लोग टैक्स पे करते हैं? 140 करोड़ के देश में 9 करोड़ लोग आईटी रिटर्न भरते हैं। लोग EWS कोटा के लिए फेक इनकम सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब करने वाली इनकम सर्टिफिकेट में मजदूर बन जाते हैं ताकि EWS कैटेगरी में आ सके और सरकारी लाभ उठा सके। ऐसे तो हर कोई EWS कैटेगरी में आ सकते हैं। कोई ये भी कहेंगे फेक कास्ट सर्टिफिकेट भी तो बनवाया जा सकता है, लेकिन ये हार्डली किया जाता है, यह हार्डली संभव है। कोई भी अपर कास्ट कभी भी लोअर कास्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है लोअर कास्ट में कैसे भेदभाव होता है। ऊपर से फैमिली को आसपास के सभी लोग पहचानते हैं, जानते हैं, तो कास्ट चेंज करना बहुत मुश्किल है। रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स एक कॉइन्स के दोनों साइड है। रिजर्वेशन जब से स्टार्ट हुआ था तब से कुछ पॉलिटिशियन इनडायरेक्टली रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करने की दिखावा करते हैं ताकि जनरल कैटेगरी की वोट मिले। कुछ नेता खुल के रिजर्वेशन के लिए बोलते हैं। नेता के लिए रिजर्वेशन एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो हर कास्ट के अलग अलग नेता तैयार है। नेताओं को पता है कि पर्टिकुलर कास्ट के बिहाफ पे रिजर्वेशन को सपोर्ट करेंगे तो उस कास्ट से वोट मिलता रहेगा। कास्ट के डेवलपमेंट कितना हुआ है उस पे फोकस बिल्कुल नहीं है। कास्ट के नाम पर MP, MLA, CM बने हुए हैं कोई लोग। दिल से कास्ट के डेवलपमेंट के लिए, इक्वलिटी के लिए काम क्या होता, शायद आज रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ते। ST, SC के अलावा आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराया गया, या कराया गया भी तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और वेलफेयर ने आज तक डेटा रिवील नहीं की। मतलब बिना डेटा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की सपोर्ट की बात लगभग हर नेता करते हैं। इससे बिल्कुल साफ है रिजर्वेशन किसको कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, उसका कोई अता पता नहीं है करंट समय के हिसाब से। पॉलिटिशियन बस इक्वलिटी और रिजर्वेशन को दिखावे के लिए सपोर्ट करते हैं ताकि वोट मिलते रहे। बीजेपी को जाना जाता है अपर कास्ट के पार्टी के हिसाब से, जहां लगभग हर लोग आरक्षण को विरोध करते हैं।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को नए तरीके से सोचने के लिए एक रैली में कहा था। इवन मोदी गवर्नमेंट यूपीएससी में लैटरल एंट्री के जरिए आईएएस रिक्रूटमेंट कराने लगे थे। हैरान करने वाली बात यह है, लैटरल एंट्री के जरिए जो बस इंटरव्यू के द्वारा आईएएस नियुक्त किया गया है, उसमें कोई भी आईएएस रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी किसी से नहीं आते हैं। पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन करना या प्राइवेट कंपनी के द्वारा मेंटेनेंस करवाना, बीएसएनएल, सेल, वेल से जॉब एलिमिनेट करना, रेलवे में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करवाना, ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि मोदी गवर्नमेंट रिजर्वेशन को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। अभी मोदी जी कहते हैं कि इस बार इलेक्शन में 400 से ज्यादा सीट चाहिए, बट कुछ बीजेपी से जुड़े हुए लीडर ये कहते हैं कि ये इसीलिए कहा जा रहा है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सके। अब भगवान जाने मनचाह क्या है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन के जरिए इक्वलिटी और रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस नहीं आए हुए, बिल्कुल आए हुए, लेकिन बहुत कम है। जितना एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वहाँ लगभग अभी भी ज्यादा से ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं। रिजर्वेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत कम है। 7 अक्टूबर 2021 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 18 मिनिस्ट्रीज में लगभग 1,23,155 वर्क फोर्सेस में 50% की जगह लगभग 30% रिजर्व कैटेगरी से है, बाकी 62% अनरिजर्व कैटेगरी से है। इस रफ्तार से, इसी मानसिकता से रिजर्वेशन को आगे चलाया गया तो मुझे लगता है इक्वलिटी के लिए कहीं 100 साल लग जाएगा। जय हिंद।